नमस्कार। राजनीतिक विमर्श और समसामयिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। क्या एक बार पुनः आघोषित आपातकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है या पुनः आपातकाल जैसी स्थिति आगे देखने को मिल सकती है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया अलायंस द्वारा 14 पत्रकारों को बैन करने वाली सूची के बारे में। इंडिया अलायंस, जिसमें 26 दल सहयोगी गठबंधन में शामिल हैं, मुख्यतः कांग्रेस पार्टी भी उसमें शामिल है और मुख्य विपक्ष के तौर पर नेतृत्व कर रही है इंडिया गठबंधन का। शामिल तो 26 सदस्य हैं, लेकिन मुख्यतः नेतृत्व कांग्रेस पार्टी द्वारा किया जा रहा है। कई पार्टियां उसमें शामिल हैं, कई बड़ी पार्टियां भी शामिल हैं, तो छोटी पार्टियां भी शामिल हैं। उनके द्वारा से बीते दिनों में एक सूची जारी की जाती है जिसमें 14 नामी पत्रकारों के नाम होते हैं। उनके पत्रकारों के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये नफ़रत की दुकान लगाते हैं, ये शाम को डिबेट करवाते हैं और जिसमें नफ़रत फैलाते हैं, नफ़रत की दुकान लगाते हैं। इसमें जितने भी प्रतिनिधि और प्रवक्ता जाते हैं, ये ग्राहक बन करके जाते हैं और कहीं ना कहीं नफ़रत परोसने में इनकी भूमिका निभाते हैं और कहीं ना कहीं नफ़रत की भावना देश में फैलाते हैं। इसलिए अब इन 14 पत्रकारों के डिबेट शो में इंडिया गठबंधन के जितने भी सहयोगी दल हैं, उनके कोई भी प्रवक्ता, कोई भी प्रतिनिधि उन पत्रकारों के डिबेट शो में शामिल नहीं होंगे और इन्हें बैन करना उचित है। कुछ इस प्रकार का उन्होंने सूची जारी की। क्या ये वास्तव में बैन करने वाली ही सूची है? यदि आप सामान्यतः आप देखेंगे तो ठीक है, बैन करने वाली सूची है, लेकिन यदि आप राजनीतिक परिक्षेत्र के अंतर्गत आकर के देखेंगे तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट हो जाएगा कि ये बैन लिस्ट है या हिट लिस्ट है, या 14 पत्रकारों को निशाना बनाया गया है। इसमें उन्होंने ये दलील दी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने, कि ये 14 पत्रकार जो हैं नफ़रत की दुकान सजाते हैं, नफ़रत की भावना फैलाते हैं देश में, इसलिए इंडिया गठबंधन के कोई भी सदस्य के प्रतिनिधि या प्रवक्ता इनके शो में नहीं जाएंगे, इनके डिबेट में नहीं शामिल होंगे, ग्राहक बन करके इनका हिस्सा नहीं बनेंगे। आपने कहा कि डिबेट में नफ़रत फैलाई जाती है, तो क्या ये 14 पत्रकार डिबेट ही करते हैं? आपने तो डिबेट की दलील दी कि डिबेट में नफ़रत फैलाया जाता है, लेकिन इसमें से कुछ ही ऐसे पत्रकार हैं जो डिबेट करवाते हैं, जैसे चित्रा त्रिपाठी हो गई, रुचिका लियाकत हो गई, अमन चोपड़ा हो गए, अमीश देवगन हो गए, नाविका हो गई, ये डिबेट करवाते हैं। और आपके अनुसार आपने कहा कि नफ़रत जैसी भावना फैलती है, ऐसा हालांकि हर कोई डिबेट देखता है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो किस नज़रिए से डिबेट को देख रहा है, लेकिन आपने किस आधार पर उस डिबेट को नफ़रत फैलाने वाला कहा, ये आप ही जानें। लेकिन जो इनके इतर पत्रकार हैं, जैसे सुशांत सिन्हा हो गए, सुधीर चौधरी हो गए, इनका भी नाम उसमें है 14 पत्रकारों वाली लिस्ट में, ये तो किसी प्रकार का डिबेट नहीं कराते। इनका अपना शो है जिसमें वो खबरों का एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं। फिर इनका नाम कैसे उस 14 पत्रकारों की सूची में आ गया, ये बड़ा प्रश्न है। बड़ा प्रश्न इसलिए है कि आपने दलील दी कि डिबेट में नफ़रत फैलाई जाती है, इसलिए हम अपने प्रतिनिधि को नहीं भेजेंगे, लेकिन ये तो डिबेट नहीं कराते हैं। तो इसी से स्पष्ट होता है कि ये बैन लिस्ट नहीं, कहीं ना कहीं ये निशाना बनाए गए हैं ये पत्रकार। और दूसरी चीज़, अब हम चर्चा करते हैं कि जो कांग्रेस, जैसा कि हमने प्रारंभ में ही कहा कि सत्ता से कोसों दूर होती नज़र आ रही है। 2024 का सामने चुनाव है। इन्होंने सोचा कि हम इन पत्रकारों को बैन करेंगे, ये कहीं ना कहीं जो है सत्ता के लिए जो है सत्ता से प्रश्न नहीं पूछते हैं। प्रमुख दलील ये रहती है विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दलों की कि सत्ता से मीडिया उतनी मुखर होकर के सवाल नहीं करती है जितना विपक्ष से करती है। इसका प्रभाव, जो बैन सूची आई है, इसका प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव पर कुछ पड़ेगा? यदि राजनीतिक पंडितों की नज़रिए से देखा जाए तो अवश्य पड़ेगा, और इसका शायद खामियाजा विपक्षी दलों को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि एक बार पूर्व में आपातकाल को कोई अभी भूला नहीं है और आप दूसरी तरफ से अप्रत्याशित आघोषित काल जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मीडिया को देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, और आप जब उसी की आवाज़ को दबाएंगे तो फिर जनता में क्या संदेश जाएगा? आप 2014 से सत्ता से कोसों दूर हैं और आप विपक्ष में होते हुए मीडिया को बैन कर रहे हैं, तो जनता में क्या संदेश जाता है कि जो पार्टी लगभग 10 साल होने को हो जाएंगे आपको 2024 में, 6 महीने बाद, जो पार्टी विपक्ष में रह करके मीडिया के वरिष्ठ पत्रकारों को बैन करने की बात कर सकती है, वो सत्ता में आने के बाद क्या कर सकती है? किन किन की आवाज़ दबाएगी? जो भी इनके खिलाफ बोलेगा उनकी आवाज़ दबा दी जाएगी। ऐसा संदेश कहीं ना कहीं एक तौर पर जनता में गया जो आपने सूची निकाली। तो कहीं ना कहीं ये माइनस पॉइंट विपक्षी गठबंधन दलों के लिए है। शायद ये यहाँ पर चूक कर गए। ये विपक्ष में थे, इनका असल मुद्दा जनता ने इनको क्या कर्तव्य दिया था कि आप सत्ता पक्ष से लड़िए, सत्ता पक्ष द्वारा जो बेरोजगारी है, महंगाई है, इस पर आप प्रश्न कीजिए।
लेकिन आप अपना तो कर्तव्य ही भूल गए। आप सत्ता पद से लड़ने के बजाय आप मीडिया से लड़ गए। आप सदैव इनके प्रवक्ता आरोप लगाते रहते हैं कि सत्ता से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। मणिपुर जब कांड हुआ तो सत्ता से सवाल पूछा गया, हाथरस कांड हुआ तो सत्ता से सवाल पूछा गया। लेकिन जो अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि इंडिया अलायंस को दिक्कत कहाँ पर हो जाती है। दिक्कत इनको हो जाती है जब आप भाजपा से सवाल करेंगे तब इनको कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन दिक्कत हो जाती है जब इंडिया अलायंस के प्रमुख दल डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन जब सनातन धर्म को डेंगू और मलेरिया बता करके उसके समूल नाश की बात करने लगते हैं, और जब उस पर विपक्षी गठबंधन से सवाल पूछा जाता है तब इनको मिर्ची लग जाती है और ये दुहाई देने लगते हैं कि आप सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं। जब राजस्थान में के प्रतापगढ़ की घटना पर इनसे सवाल पूछा जाता है तब इनको मिर्ची लग जाती है। शायद इन सवालों के जवाब इनके पास नहीं होते हैं, इसी कारण ये जवाब नहीं दे पाते हैं और आरोप लगाते हैं कहीं ना कहीं कि मीडिया के ऊपर कि ये सत्ता से सवाल नहीं पूछती। सत्ता से सवाल करती है, लेकिन जब विपक्ष से सवाल पूछती है, जब विपक्ष के नेता हिंदू धर्म को डेंगू और मलेरिया बताते हैं, उस पर सवाल किया जाता है तो कहीं ना कहीं इनको चिढ़ लग जाती है। विपक्षी इंडिया अलायंस के ही गठबंधन सहयोगी दल हैं समाजवादी पार्टी के नेता जब स्वामी प्रसाद मौर्य सनातन धर्म को धोखा बताते हैं और उस पर सवाल किया जाता है इंडिया गठबंधन से, तब इनको समस्या उत्पन्न हो जाती है। इनकी अपेक्षा शायद मीडिया से आज के समय में यही है कि आप सत्ता से केवल प्रश्न करिए, हम जो भी कहें, हम सनातन धर्म को गाली दें या कुछ भी करें, धोखा बताएं, डेंगू बताएं, मलेरिया बताएं, आप उस पर सवाल न करिए। आप मणिपुर पर सवाल पूछिए, लेकिन आप राजस्थान पर सवाल मत पूछिए, क्योंकि राजस्थान में हमारी सरकार है, इंडिया अलायंस के सहयोगी दल कांग्रेस की सरकार है, इसलिए आप राजस्थान पर सवाल मत पूछिए। शायद यही कारण है कि आप मीडिया के उन पत्रकारों को बैन कर रहे हैं जो मुखरता से सवाल पूछते हैं, डंके की चोट पर धमक के साथ सवाल पूछते हैं। शायद इसी कारण आपको उन पत्रकारों से चिढ़ है। क्या होता है 2024 के लोकसभा चुनाव में, ये आगे परिणाम आने के बाद नतीजा सामने आ जाएगा, लेकिन जो एक संदेश गया है वो कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के लिए एक माइनस पॉइंट है। शायद इस बात को चुप कर गई कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस। इस पर काफ़ी गहन विचार करना था कि सत्ता से लड़ने के बजाय ये मीडिया से लड़ गए। 2024 के चुनाव पर इसका क्या असर होगा, हम आने वाले समय में आपको अपडेट देते रहेंगे। इसी प्रकार के विस्तृत चर्चा के लिए, समसामयिक विश्लेषण व राजनीतिक विमर्श के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। नमस्कार।